यदि आप किसी भी प्रकार की टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। ये हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की, जिसके 52 वीडियो में आप सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उनका डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशल रहेगा ये वीडियो सीटेट, सुपरटेट, रीट और यूपीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए। कोशिश रहेगी हमारी कि इन 8 मिनट के भीतर आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूरी से पूरी जानकारी पीवाईक्यू तथा अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से आसान शब्दों में दे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन डेप्थ में जान लेते हैं इनकी सारी डिटेल्स। लेव वाइगोत्स्की इनका नाम था, जिनका कि जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ था और ये रूस देश के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 11 जून 1934 को हो चुकी थी। बाल मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख कह सकते हैं हम लोग लेव वाइगोत्स्की को, क्योंकि इन्होंने ही जिस सिद्धांत को दिया था वह बहुत ही कार्य आया था मनोविज्ञान में, और वह सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहते हैं। सबसे प्रमुख विचार की इनकी बात कर ली जाए तो इनके विचार के अनुसार, या इनका प्रमुख कथन रहा था, कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है, बच्चा समाज और भाषा के माध्यम से सीखता है। यह इनका मुख्य विचार था, या कह सकते हैं इनका कथन था। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीवाईक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था यह प्रश्न। बच्चा समाज और भाषा के माध्यम से सीखता है, यह कथन किसका था? तो सही जवाब आपका होगा लेव वाइगोत्स्की। परीक्षा कब होती है? सीटेट, सुपरटेट, रीट में बार बार अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सीखने की सामाजिक प्रकृति और समझने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको वाइगोत्स्की के बारे में पता हो। आधुनिक शिक्षण, भाषा विकास और सहयोगात्मक अधिगम, इन सभी का आधार लेव वाइगोत्स्की ही रहे हैं। तो जब भी आपको यदि कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी क्लियर होता, देखिए मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ, जिनको सब क्लियर होता है वो बात अलग होती है, लेकिन जिनको क्लियर नहीं होता है या आधा अधूरा ज्ञान होता है, तो उनके लिए ये एक तुक्का मारते समय बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात है कि जब भी सामाजिक अधिगम की बात हो, जब भी आपकी भाषा विकास की बात हो, सहयोगात्मक या संयोगात्मक अधिगम की सिद्धांत की बात चल रही हो, तो आपको ऑप्शन में वाइगोत्स्की को टिक कर देना है। आइए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। आइए अब इनकी मुख्य अवधारणाओं को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली मुख्य अवधारणा है इनकी जेडपीडी की थ्योरी, अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में निकटस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। इसके अनुसार वह क्षेत्र जहाँ बच्चा स्वयं की क्षमता से अधिक कर सकता है, लेकिन अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से वह कर भी पाता है, तो ऐसी स्थिति जेड पीढ़ी की स्थिति कहलाती है। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं इन बातों को। बच्चा स्वयं कठिन गणित का सवाल नहीं कर सकता, लेकिन यदि शिक्षक उसकी मदद कर देता है तो यही उसका जेड पीढ़ी कहलाता है। अर्थात एग्जाम्पल के लिए हम और डेप्थ में अगर जाएं, तो यदि बच्चे को 2 2 जा 4 आ चुका है, लेकिन कैसे आया है यह अभी नहीं जानता है, तो 2 3 जा 6 करते समय यदि शिक्षक उसकी मदद ये कर दे कि आप जिस मल्टीपल के आगे बढ़ रहे थे उसमें मल्टीपल टेबल के पहले ही नंबर को फिर से जोड़ दीजिए, यानी कि 4 में आप 2 और जोड़ दीजिए तो आपको 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप 6 में 2 और जोड़ दीजिए तो आपको 8 मिल जाएगा। तो बच्चा क्योंकि बेस बना चुका था, बस उसको एक गाइडेंस और मिल गया है। अब बच्चा इस स्थिति में है कि वह आगे तक अपना कार्य करता चला जाएगा। तो ये कहलाती है निकटस्थ विकास क्षेत्र की थ्योरी। उम्मीद करते हैं उदाहरण की सहायता से आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, जिन्हें आपको पहले बहुत ही भयभीत करने वाले ये टॉपिक लगते थे। सीडीपी कोई बहुत ही ज़्यादा टेंशन लगने का विषय नहीं है। इसको आप जितना प्रेम से समझने की कोशिश करेंगे, यह आपके लिए उतना ही अधिक सुकूनदायक और दिमाग में पूरी तरह स्थायी होने लायक विषय बन जाएगा। अगली थ्योरी थी इनकी MKO की थ्योरी, जिसे मोर नॉलेज अदर कहते हैं, अर्थात अधिक जानकार व्यक्ति। वह व्यक्ति जो बच्चे से अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल रखता है और बच्चे को सीखने में मदद करता है, तो यह MKO की थ्योरी कहलाती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जब शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन या कोई भी विशेषज्ञ MKO की भूमिका निभाता है, जैसे कि यदि घर में कोई आपका गार्जियन भी है और वो बच्चे को बता रहा है कि इस कार्य को, जरूरी नहीं है पढ़ाई में ही हो, किसी करने की विधि को हो सकता है, जैसे गिलास को ऐसे उठाना है, कप को ऐसे हैंडल करना है, और फिर वह उस क्रियाविधि को सीख रहा है, तो ये MKO की थ्योरी कहलाती है। बढ़ते हैं अगली थ्योरी की ओर, जो इन दोनों से मिलती जुलती भी है लेकिन पर्याप्त उनमें डिफरेंस होता है। दैट इज स्कैफोल्डिंग, जिसे सहारा या मार्गदर्शन कहते हैं। बच्चों की सीखने के लिए अस्थायी सहारा देना, अर्थात ये परमानेंट टाइप का सहारा नहीं होता है, और जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता जाता है वैसे वैसे वह सहारा कम करते जाना। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। पहले शिक्षक बहुत मदद करता है, फिर धीरे धीरे मदद कम कर देता है और बच्चा स्वयं करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय आप इस टाइप का सहारा दे रहे होते हैं कि आपने बच्चे को 3 गणित के सवाल दिए हैं। इन 3 सवाल में आपने पहले सवाल में उसको पूरी मदद कर दी, यानी उसके सामने पूरा लगा के दिखाया है। सेकंड टाइम जब आप उस सवाल को दे रहे हैं, तब आपने उस जैसे सवाल में सिर्फ उन जगहों पे सहारा दिया है जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी,
और थर्ड टाइम वह हो जाता है जब विद्यार्थी अपने आप उस प्रकार के सवाल करने में सक्षम हो जाता है, दैट इज करना स्कैफोल्डिंग, सहारा या मार्गदर्शन। तो इस तरह से आपने इनकी तीनों अवधारणाएं उदाहरण सहित बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। बात करते हैं एक बहुत ध्यान रखने योग्य बात जो सीधे सीधे कई प्रश्न को टच करती है, वो है वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा समाज और भाषा के माध्यम से ज्ञान में विशेषता या उसका निर्माण करना सीख जाता है। तो वाइगोत्स्की ये स्पष्ट तौर पे मानते थे कि समाज का बहुत अधिक रोल होता है बच्चे को ज्ञान देने में, कभी स्थायी रूप से कभी अस्थायी रूप से। भाषा का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए भाषा तो आप जानते हैं बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? इस पर अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इनसे पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये चीज़ ये समझ रहे थे। यही कारण है त्रिभाषा सिद्धांत आज हम लोग पढ़ते हैं। यही कारण है हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे को उसको लोकल की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि चीज़ें आसानी से एडॉप्ट हो सकें। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियोज़ में कुछ आसानी लगती हो, आपको लगता हो कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं, लोड की तरह नहीं पड़ रही हैं, तब ही मैं आपसे कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छे लगते हो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और जिन लोगों को आवश्यकता है कृपया उनको शेयर करके पहुँचाते रहिए। वीडियो में हम आगे लाइव वाइगोत्स्की के बारे में अभी और भी बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भाषा और भाषा के माध्यम से कैसे सीखा जाता है, ये इस वीडियो में इस पड़ाव में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने जिसकी चर्चा की थी वह थी निजवाणी, जिसको प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा किसी कार्य को हल करते समय धीरे धीरे मन ही मन बोलता है और वह आत्मनिर्देशन में उसकी मदद करती है। लाइक दैट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बच्चा इस तरह की मन में कुछ बात बोल रहा होता है, अब मुझे वह उत्तर ऐसे लिखना है। तो ये चीज़ें क्या है, इसको फाउंडेशन बना रही होती हैं, उसके क्वेश्चन से उसको कनेक्ट करती हैं, उसके आंसर से उसे कनेक्ट करती हैं और अंदर से उसे आत्मनिर्भरता की ओर ले चलती हैं। बात करते हैं भाषा के अगले स्तर के बारे में, तो वह स्तर है आपका सामाजिक अंतरक्रिया का स्तर। इसके अंतर्गत सीखना सामाजिक वातावरण में बातचीत, चर्चा और सहयोग के माध्यम से अधिक प्रभावी साबित होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोई 2 बच्चे हैं और ये आपस में किसी एक प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ भाषा जो है इनके प्रश्न को जवाब देने और प्रश्न के जवाब को लिखने के तरीके में एक-दूसरे के भाषा के जो आपस में आदान-प्रदान हो रहे हैं, उसकी माध्यम से मदद करती है। बात करते हैं जब तीसरे रोल की, तो भाषा की भूमिका क्या होती है, यानी कि रोल ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? भाषा विचारों को व्यक्त करने, समझने, योजना बनाने और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार आपने देखा होगा आप एक ही क्लास को अलग-अलग 2 शिक्षकों से पढ़ाते हैं, किसी एक की भाषा आपको समझ में आ रही होती है, तो आपको उस पूरे टॉपिक के बारे में इतना दिक्कत नहीं महसूस होती है। जबकि यदि वही टीचर आपको किसी अन्य भाषा में पढ़ा रहा है या उसकी भाषा हो सकता है वही भाषा हो किंतु बोली थोड़ी अलग हो और वो आपको समझ में ना आ रही हो या उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपको चुभ रहे हों यानी आसानी से आपके दिमाग में ना पहुँच रहे हों, तो आपको टॉपिक समझने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। यही कहना चाहते थे लेविगोत्स्की कि भाषा और उसको जो लाइफ में सीखना है ना, इन दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। इस सीरीज़ में हम आपके लिए पियाजे के ऊपर एक वन शॉट वीडियो पहले ही बना चुके हैं। निश्चित तौर पे अगर आपको इस वीडियो में कुछ सफलता लगती है, तो आप वापस जाकर पियाजे के बारे में भी पूरी डिटेल ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ हम केवल बात कर लेते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच जो अंतर है, उनकी जो विचारधारा है, उसमें क्या अंतर रहता है, उनके मनोविज्ञान में क्या सोच में अंतर रहता है। बच्चा सक्रिय रूप से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, जहाँ पियाजे ये कहते थे, वहीं वाइगोत्स्की का मानना था, बच्चा समाज और भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्तिगत विकास पे बहुत अधिक जोर देते थे जीन पियाजे, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे बहुत अधिक जोर दिया करते थे। जब हम बात करते हैं सीखना विकास के बाद होता है, तो ऐसा स्टेटमेंट मेन रहा था पियाजे का, जबकि वाइगोत्स्की का जो मेन स्टेटमेंट है अर्थात जो कथन है, वह है सीखना विकास को आगे की ओर बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पियाजे और वाइगोत्स्की के जो थॉट्स थे उनमें बहुत अधिक अंतर है और ये अंतर आपको दिमाग में रहेगा। तो आपके पास जब प्रश्न आएगा तो आप ऑप्शन में कब पियाजे को कैंसिल करना है, वाइगोत्स्की को सिलेक्ट और कब वाइगोत्स्की को सिलेक्ट करना है और पियाजे को ख़त्म, इस बात को आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे चलते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से वाइगोत्स्की को समझने की कोशिश करते हैं। वाइगोत्स्की के नाम को ही मैंने ट्रिक में चेंज कर दिया था। वी है, वाई है, आपको गॉट यानी गॉट्स्की में जो गॉट आता है और स्काई को अपने अलग कर देना है। वी से हम पढ़ेंगे वैसे, वाई से हम लोग पढ़ेंगे ये, गॉट माने आपको पता ही है मिला, यानी वैसे हमें ये मिला। क्या मिला वाइगोत्स्की से? स्काई, इस पूरे आसमान के नीचे समाज है और समाज में बोलने वाले लोग भाषा बोलते हैं। अर्थात वाइगोत्स्की कहते थे बच्चा समाज और भाषा के माध्यम से सीखता है। तो इसी पे पूरी थ्योरी वाइगोत्स्की की घूमती हुई चल रही है, जैसा कि आपने अब तक वीडियो में पढ़ लिया होगा। वीडियो के अंत में हम आपके लिए लाए हैं
चैप्टर से संबंधित प्रमुख पीवाईक्यू जिन्हें मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं।